दोस्तों नमस्ते। हमने इससे पूर्व हिंदी भाषा का विकासात्मक परिचय आपके सामने रखा हुआ था। उसमें हिंदी भाषा उद्भव, विकास एवं स्वरूप पर हमने बहुत सारी विस्तार पूर्वक चर्चा की हुई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी भाषा, उसकी उपभाषाएं एवं बोलियों को, इतिहास एवं उसकी विकसित अवस्था को आज जानने वाले हैं। हिंदी भाषा की प्रथम उपभाषा है यहाँ पर, वह है पश्चिमी हिंदी। उसमें मुख्यतः 5 बोलियाँ आती हैं। एक पहली है खड़ी बोली, उसको कौरवी बोलते हैं। दूसरी है ब्रज भाषा, तीसरी है हरियाणी, चौथी है बुंदेली और 5वीं है कनौजी। उसमें प्रथमतः हम देखेंगे खड़ी बोली या कौरवी। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थ में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरे दिल्ली के मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। यहाँ दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसी अर्थ में कौरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं। खड़ी बोली में खड़ी का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी यानी प्योर अर्थात शुद्ध हिंदी को माना, तो दूसरों ने खड़ी यानी स्टैंडिंग। कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई को समझा तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव या कर्कशता से भी उन्हें उसको जोड़ा हुआ है खड़ी के साथ। यो तो अभी तक यह प्रश्न अनिश्चित है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर शनि अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है और इसमें पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में, विपुल मात्रा में साहित्य मिलता है। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित यह भाषा है। दूसरी बोली है यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की, वह है ब्रज भाषा। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चरागाह आदि है, यानी अर्थात पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाई। इसका विकास सौर शनि अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मौनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टि से ब्रज भाषा बहुत ही संपन्न रही है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती रही है। उसमें जो साहित्यकार है वो इस प्रकार हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा, तुलसीदास ने, नंददास ने, रहीम ने, रसखान ने, बिहारी ने तथा देव रत्नाकर आदि किसके प्रमुख कवि हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की हुई है। तीसरी जो बोली है पश्चिमी हिंदी की, वो है हरियाणी। हरियाणी यानी हरियाणा शब्द का उत्पत्ति विवादास्पद है। हरियाण यानी कृष्णयान इधर से ही द्वारका गया हुआ था, इसलिए हरावन भी उसको बोलते हैं। अहिर आना यानी राजपुताना तेलंगाना की तरह आदि कई मत हरियाणी या हरियाणा शब्द के यहाँ पर दिखाई देते हैं, किंतु कोई भी सर्वसामान्य शब्द उसमें नहीं है। हरियाणी का विकास उत्तरी सौर शनि अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप भी मानते हैं, जिसका कुछ अंश मुद्रित भी है। अगली जो चौथी बोली है पश्चिमी हिंदी की, वो है बुंदेली। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा की झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। वही को बोली को बुंदेली या बुंदेलखंडी भी कहते हैं। इसका क्षेत्र है झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में बुंदेली ये बोली बोली जाती है। बुंदेली का विकास सौर शनि अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली में लोक साहित्य भरपूर मात्रा में है, जिसमें
ईसुरी के फाग बड़े ही प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा अल्लाह, जिसे हिंदी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान मिला हुआ है, मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया था। इसलिए बुंदेली का महत्व हिंदी की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अगली है बोली यहाँ पर पांचवी कनौजी, जो पश्चिमी हिंदी की बोली है। कनौजी यानी संस्कृत का कान्य कुब्ज शब्द है, इस बोली का केंद्र है, अतः इसका नाम कनौजी पड़ा है। यह इटावा, फारुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कनौजी भी सौरशनी अपभ्रंश से ही निकली है। यह ब्रज भाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रज भाषा की एक उपबोली मानते हैं। कनौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है, जिसमें से कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुके हैं। और अगली उपभाषा है हिंदी की पूर्व हिंदी। उसमें 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हम प्रथमतः अवधी को देखते हैं। इस बोली का केंद्र अयोध्या है, आप तो जानते ही हैं। अयोध्या का ही विकसित रूप है अवध है, जिसमें अवधी शब्द बना है। इसके उद्भव के संबंध में विवाद हैं। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश मानते हैं, किंतु कुछ लोग इसमें पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, अंशतः उन्नाव है, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबांकी आदि इसके क्षेत्र हैं। अवधी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद है, कुतुबन है, जायसी है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उस्मान सबल सिंह आदि इसके विद्वान या साहित्यकार, उन्होंने इसमें रचनाएं की हुई है। पूर्व हिंदी की दूसरी बोली है बघेली। बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास के इलाका, जिसको बघेलखंड कहलाता है, और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहती है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। यद्यपि जनमत इसे अलग बोली मानता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधी का ही एक उपबोली ज्ञात होती है और इसे दक्षिणी अवधी कह सकते हैं। इसका क्षेत्र है रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, महर तथा आसपास का क्षेत्र है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य ही मिलता है। तीसरी बोली है पूर्व हिंदी की छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी मुख्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा है। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ी में भी लोक साहित्य भरपूर मात्रा में मिलता है। हिंदी की तीसरी उपभाषा है राजस्थानी। उसमें मुख्यतः 4 बोलियां हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्व राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। हम जो हैं शुरू की उसको हम देखते हैं यहाँ पर। पश्चिमी राजस्थानी, राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। सौरशनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। मीराबाई के पद इसी में ही लिखे गए हैं। दूसरी है यहाँ पर उत्तर राजस्थानी। उत्तर राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और मेओ जाति के इलाके में मेवात के नाम पर इसे मेवाती भी कहते हैं। इसका एक बोली अहिरवाटी है जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर हरियाणी का बहुत प्रभाव है। मेवाती में केवल लोक साहित्य है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव सौरशनी अपभ्रंश से हुआ है। तीसरी है यहाँ पर पूर्वी राजस्थानी। राजस्थान के पूर्व भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में यह बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है, जिसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढान है। सौरशनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य वहाँ पर मिलता है। चौथी है दक्षिणी राजस्थानी, जो इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इनके आसपास का इसका क्षेत्र है। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है, जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है।
सौर शनि अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य भी मिलता है। हिंदी की चौथी उपभाषा है पहाड़ी, जिसमें पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी ये दो बोलियाँ बोली जाती हैं। उसका क्षेत्र क्या है मैं बताता हूँ। पश्चिमी पहाड़ी है जौनपुर, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास इसका क्षेत्र है। सौर शनि अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य उस पश्चिमी पहाड़ी का मिलता है। मध्यवर्ती पहाड़ी है, उसमें है सौर शनि अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमायूं तथा आसपास का क्षेत्र है। वस्तुतः ये गढ़वाली और कुमायूनी इन दो बोलियों का ही सामूहिक नाम है। इन बोलियों में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में है, साथ ही कुछ साहित्य भी, कुछ गिना चुना साहित्य भी उसमें मिलता है। आखिरी उपभाषा है पांचवी बिहारी, जिसकी 3 बोलियां हैं भोजपुरी, मगधी, मैथिली। भोजपुरी बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास के कुछ क्षेत्र हैं। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक है। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है, शिष्ट साहित्य बहुत कम है। भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रसाद आदि इसी क्षेत्र के रहे, किंतु साहित्य में इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया हुआ है। दूसरी है इसकी बोली मगही, संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इनके आसपास बोली जाती हैं। इसमें लोक साहित्य काफ़ी है, कुछ ललित साहित्य भी इसमें मिलता है। और तीसरी आखिरी बोली है मैथिली। मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र के संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है, साथ ही इसमें काफ़ी साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आ रही है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रस सिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली भाषा को ही जाता है। तो दोस्तों, हमने हिंदी भाषा की उपभाषाएँ तथा उनका बोलियों का विकसित रूप किस प्रकार है तथा वे बोलियाँ किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, ये इतिहास हमने उसका विकसित रूप हिंदी भाषा का यहाँ पर देखा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।